हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ संदीप बेनीवाल। आज की इस वीडियो में अपने क्लास 11th का 11th लेसन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अपने पढ़ रहे थे कि जो अलंकृत बागवानी होती है, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग होती है, वो क्या होती है। तो अपने पढ़ा था कि ऑर्नामेंटल जो गार्डनिंग होती है वह सजावटी पौधों का, फूल वाले पौधों का, शोभाकारी पौधों का, लताओं का, झाड़ियों का, इनका व्यवस्थित प्रबंधन व इनका रखरखाव और इनकी खेती करना, यानी कि इनको लगाना अपने उद्यान विज्ञान की ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसको अलंकृत बागवानी या ऑर्नामेंटल गार्डनिंग कहा जाता है। इसके बाद अपने पढ़ा था कि अलंकृत बागवानी का महत्व क्या क्या है। अपने 7-8 महत्व पढ़े थे कि इसका सजावट के रूप में है, पर्यावरण को शुद्ध बनाता है, औषधि के रूप में करते हैं, व्यापार भी करते हैं इससे, और 2 लाख लोग इससे रोजगार प्राप्त करते हैं और 20 करोड़ की वार्षिक इनकम प्राप्त होती है। इसके साथ साथ अपने पढ़ा था कि ये पर्यावरण को शुद्ध बनाता है, और अभी अपने बहुत सारे जो इसके लाभ पढ़े थे, तो स्वागत के लिए भी अपने इसको यूज़ करते हैं, धार्मिक पूजा स्थानों पर भी यूज़ करते हैं, विवाह शादी पार्टियों में, जन्मोत्सव पर, और स्वागत के लिए भी अपने इसका उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि यदि इसका भविष्य है या नहीं, भविष्य में अलंकृत बागवानी की क्या संभावनाएं हैं, यदि प्रेजेंट टाइम में ये चल रहा है, क्या भविष्य में भी इसमें सुधार होगा या कमी देखी जाएगी, इसकी अपने आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपने उद्यानों के प्रकार यानी टाइप ऑफ गार्डन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो अलंकृत बागवानी है उसकी भविष्य की बात करें, क्योंकि इसका भविष्य उज्जवल है, यानी कि अच्छा भविष्य है, इसमें अपने अच्छा कैरियर है। क्योंकि जैसा आप देख रहे हो कि फूलों की बढ़ती हुई मांग जन्मोत्सव पर, किसी के स्वागत के लिए, या औषधि के रूप में, या जो फ्लेवर वाले साबुन या सोप, इत्र, ये सब चीज़ें होती है, इनको बनाने के लिए फूलों की चीज़ों का उपयोग किया जाता है। आपने 15 अगस्त 26 जनवरी पर देखा होगा कि बूंदी में भी गुलाब के फूल डाले जाते हैं, गुलाब वाला इत्र आता है, और भी बहुत सारी इनसे औषधियाँ भी बनती है, और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यानी कि भविष्य में इसकी अच्छी संभावनाएं हैं, व्यापार बढ़ेगा। दूसरी बात करते हैं यदि कि क्या महत्व है, तो देखा जाए कि जो फल वृक्ष होते हैं वो तो एक साल में एक ही बार फलन देते हैं, और जो फसलें होती है वो एक साल में 2 बार कोई फसलें प्रोटेक्शन देती है। जैसे एक बार अपने रबी की फसल ले लेते हैं, एक बार खरीफ की फसल ले लेते हैं। परंतु जो फूल होते हैं वो वर्ष भर अपने को फ्लावर्स देते हैं, और इनसे क्या होता है, वर्ष भर अपने को इनकम प्राप्त होती है। तो ये इनकम का रेगुलरली वृक्ष भर इनकम प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा स्रोत है, इसलिए इनका अपार भविष्य है। और अपने भविष्य के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलंकृत बागवानी या ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। अलंकृत बागवानी, तो देखिए, अलंकृत बागवानी की अपने भविष्य की बात करनी है। आज इस वीडियो में अलंकृत बागवानी का भविष्य बताएंगे, पंडित वाला काम करेंगे अपने। अलंकृत बागवानी का भविष्य, यानी कि अलंकृत बागवानी का भविष्य क्या है। अच्छा भविष्य है, खूब तरक्की करेगा, अच्छा जवान होगा, ठीक है। तो भारत व राजस्थान में अलंकृत बागवानी का उज्जवल भविष्य निम्न प्रकार दिखाई देता है। भारत व राजस्थान में अलंकृत बागवानी या ऑर्नामेंटल गार्डनिंग का उज्ज्वल भविष्य निम्न
प्रकार से दिखाई देता है। कौन कौन से प्रकार से भारत व राजस्थान में लोगों को अलंकृत बागवानी में भविष्य दिखाई देता है? तो सबसे पहला अपने देखते हैं कि आजकल जो फूलमाला, बुके व कट फ्लावर आदि की मांग तेजी से वृद्धि हो रही है। आजकल फूलमाला, कट फ्लावर, बुके आदि की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। यानी कि आजकल जो मांग है वो फूलों की बढ़ रही है, तो फूलों की मांग बढ़ेगी तो अपने को इनकम भी प्राप्त होगी। दूसरा, फूलों का उत्पादन वर्ष भर होने से, यानी कि फूलों का जो उत्पादन होता है वह पूरे वर्ष होता है, लगातार आय का साधन बन सकता है। लगातार आय का साधन बन सकता है। यानी कि यदि इनकम अपने को पूरे साल होगी तो लगातार आय का साधन बनेगी। तीसरा अपने बात करते हैं, अच्छी गुणवत्ता के फूलों के बीजों की मांग बढ़ रही थी। अच्छी गुणवत्ता के फूलों के बीजों की मांग बढ़ रही है। अच्छी गुणवत्ता के अपने बीज लोगों को चाहिए होते हैं। दूसरी अपने बात करते हैं खुशबू वाले फूल, जैसे खुशबू वाले फूल जैसे मोगरा, चमेली, रजनीगंधा, गुलाब। मोगरा, चमेली, रजनीगंधा, गुलाब, ये जो सारे फूल है सुगंधित फूल है। आदि से अर्क का प्रयोग, आदि के अर्क का प्रयोग है सौंदर्य प्रसाधन, साबुन व क्रीम आदि में हो रहा है। कि आदि के अर्क मतलब तेल, अर्क का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन व क्रीम आदि बनाने में हो रहा है। ठीक है, ये सब बनाने में किसका उपयोग हो रहा है? अपने सुगंधित पौधों का उपयोग हो रहा है। घरों व होटलों व प्रतिष्ठानों आदि में बोनसाई पौधों की मांग बढ़ रही है। घरों, होटलों, प्रतिष्ठानों में बोनसाई यानी कि बोने पौधों की मांग बढ़ रही है। ठीक है, तो ये मांग बढ़ रही है तो अपने को फायदा होगा। नए नए कारखानों व नगरों का विकास हो रहा है जिसमें अलंकृत पौधों की मांग होना स्वाभाविक है। नए नए कारखानों
नए नए कारखानों व नगरों का विकास हो रहा है। इनमें नए नए कारखानों, इनमें जो अलंकृत पौधों की मांग होना, अलंकृत पौधों की मांग होना स्वाभाविक है, यानी कि जरूर इनमें अलंकृत पौधों की मांग होगी। इसके बाद अंतिम पढ़ते हैं, फूलों के निर्यात की प्रबल संभावना है। फूलों के निर्यात की प्रबल संभावनाएं है, जिससे अधिक आय व विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है, यानी कि अपने विदेशी मुद्रा को कमा सकते हैं और अधिक आय विदेशों में बेच के प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो, उद्यानों के प्रकार की। उद्यानों के प्रकार, टाइप्स ऑफ गार्डन, यानी कि उद्यान कितने प्रकार के होते हैं। यदि अपने देखा जाए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उद्यान होते हैं 3 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? निजी उद्यान, प्राइवेट गार्डन। दूसरा सार्वजनिक उद्यान, पब्लिक गार्डन। और तीसरा जो होता है वो शाला उद्यान या स्कूल गार्डन होता है। ये स्कूल गार्डन है ना, वो वैसा देखा जाए तो सार्वजनिक उद्यान के अंतर्गत आता है। वैसे देखा जाए तो ये पब्लिक गार्डन के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक नहीं, निजी, प्राइवेट गार्डन के अंतर्गत आता है। क्योंकि यदि देखा जाए कि इसमें सभी बच्चे खेलते हैं, परंतु देखा जाए तो इसमें सिर्फ स्कूल के बच्चे ही खेलते हैं। बच्चे तो सारे हैं, परंतु एक फिक्स स्कूल के ऐसे थोड़ी है हर कोई खेलने जा सकता है, हर कोई इसमें नहीं खेलने जा सकता। तो ये एक दृष्टि से संयुक्त रूप है दोनों का, ये मान सकते हैं। तो जो उद्यान होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निजी उद्यान या प्राइवेट गार्डन, जिसमें सिर्फ स्वामित्व अपना होता है, अपने लिए बनाया होता है और सिर्फ अपने ही जा सकते हैं, अपने खेल सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं और अपने उसमें बातचीत कर सकते हैं, उसमें समूह बनाकर अपने कुछ मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। और जो इसी के आगे प्रकार अपने पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको। उसके बाद में आते हैं पब्लिक गार्डन, जिसमें सभी का स्वामित्व, किसी का स्वामित्व नहीं होता है। वो भारत सरकार द्वारा या राजस्थान सरकार द्वारा या नगर पालिका द्वारा मुख्य रूप से बनाए जाते हैं और ये बड़े क्षेत्र में बनाए जाते हैं। निजी जो उद्यान होता है वो छोटे से एक सीमित क्षेत्र में बनाया जाता है, क्योंकि अपनी ज़रूरतों के लिए बनाया जाता है, किसी अदर को तो इन्वॉल्व ही नहीं होने देंगे। दूसरा जो ये सार्वजनिक उद्यान होते हैं वो नगर पालिका द्वारा बड़े क्षेत्र पे बनाया जाता है। इसमें योगा के लिए अपने पास सुविधाएं होती है, चलने के लिए ट्रैक बने होते हैं, बैठने के लिए सीढ़ियां बनी होती है। इस प्रकार से कुछ अच्छी व्यवस्था होती है। फाउंटेन बना होता है, झरने होते हैं, फव्वारे लगे होते हैं, घास वगैरह ये लगी होती है, कुछ फ्लावर्स भी लगे होते हैं। इस प्रकार से इसको बनाया जाता है कि इसमें सार्वजनिक रूप से सभी लोग आ सके। और जो शाला उद्यान होता है वो अपने विद्यालय के चारों ओर, खेल मैदान एक प्रकार का हो सकता है जिसके चारों ओर अपने सुगंधित पौधे या फ्लावर्स के पौधे लगा सकते हैं। इस प्रकार से जो ये उद्यान बनाए जाते हैं ये शाला उद्यान कहलाते हैं। चलिए इनका प्रकार लिखते हैं। अगली स्लाइड में अपने पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है निजी उद्यान। निजी उद्यान
या इसको बोलते हैं अपने प्राइवेट गार्डन। दूसरा अपने यदि बात करते हैं वो है सार्वजनिक उद्यान। सार्वजनिक उद्यान या पब्लिक गार्डन। तीसरा यदि बात करते हैं तो साला उद्यान। साला उद्यान या स्कूल गार्डन। स्कूल गार्डन। देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। अब यदि अपने बात करें कि साला प्राइवेट जो गार्डन की बात करते हैं, छोटा सा अपने 5-7 मिनट प्राइवेट गार्डन को समझने की कोशिश करेंगे। निजी उद्यान या प्राइवेट गार्डन। यदि अपने बात करें कि निजी उद्यान या प्राइवेट गार्डन की, तो देखिए क्या होता है। निजी उद्यान होता है या प्राइवेट जो गार्डन होता है वो जो इसके ये छोटे क्षेत्र पर बनाया जाता है और ये घरों के मुख्य रूप से अंदर ही बनाया जाता है। घरों के अंदर बनाया जाता है और छोटे क्षेत्र पे बनाया जाता है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया जाता है। यह उद्यान मकान नहीं भवनों, कोठियों के अंदर बनाया जाता है। इस प्रकार के उद्यान में खुद का स्वामित्व होता है, यानी कि अपना स्वामित्व होगा। और इस प्रकार का जो उद्यान होते हैं इनका क्षेत्रफल कम होता है। इन उद्यानों में कोणों व क्षेत्रफल का विशेष ध्यान रखा जाता है। कोणों का विशेष क्षेत्रफल का ध्यान रखा जाएगा। इनमें घास व कुछ फूल वाले पौधे लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाएंगे? घास लगाया जाएगा और कुछ फूल वाले पौधे इनके अंतर्गत लगाया जाएगा। और जो शयन कक्ष होता है इनमें सुगंधित पादप जैसे शयन कक्ष के पास सुगंधित पादप जैसे रात रानी आदि लगाए जाते हैं। ठीक है, ये था अपना निजी उद्यान। निजी उद्यान को 3 भागों में बांटा गया। इनको उपयोग के आधार पर बांटा गया है। ये किस आधार पर है? सारे उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर
यानी क्या उपयोग, कैसे उपयोग हो रहा है, इसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अब जो निजी उद्यान का विभाजन भी 3 भागों में किया जाता है। कौन कौन सा निजी उद्यान में कौन कौन सा विभाजन किया जाता है, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि निजी उद्यान की योजना क्या क्या होती है, क्या क्या योजना होती है। अगले वीडियो में योजना, निजी उद्यान की योजना और इसके पश्चात सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक उद्यान को पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो निजी उद्यान होता है ये 3 प्रकार का होता है, ये तीनों अपने प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में सार्वजनिक उद्यान अपने अगली वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। अभी योजनाओं को पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी तक टाइम पड़ा है अपने पास। देखिए क्या क्या योजनाएं होती है, सबसे पहले इसको नोट कीजिए, इसके बाद अपने योजनाओं को पढ़ेंगे। देखिए निजी उद्यान की जो योजनाएं आपने पढ़े हैं, निजी उद्यान योजना, निजी उद्यान योजना यानी कि प्लानिंग। देखिए इसके अंदर प्लानिंग क्या पढ़ेंगे, निजी उद्यान जो होता है घर का एक विशिष्ट भाग होता है, निजी उद्यान घर का एक विशिष्ट भाग होता है। लिखते हैं निजी उद्यान घर का एक विशिष्ट भाग होता है। निजी उद्यान घर का एक विशिष्ट भाग होता है जिसमें पारिवारिक अधिक समय तक रहते हैं, परिवारजन अधिक समय तक रहते हैं और उनका समुचित उपयोग करते हैं। इसमें परिवारजन अधिक समय तक रहते हैं तथा इसका समुचित उपयोग करते हैं। यानी कि पूर्ण रूप से जो इसका उपयोग करेंगे वो परिवारजन ही करेंगे। इसके बाद अपने सेकंड देखते हैं कि कुछ उद्यानविदों ने इसे बाहरी निवास की संज्ञा भी दी है। कुछ उद्यानविदों ने इसे बाहरी आवास की संज्ञा भी दी है। यानी कि ये घर से बाहर भी एक आवास होता है, इस प्रकार की संज्ञा कुछ वैज्ञानिकों ने दी है। इसके बाद में जिस प्रकार से अपने घर में शयन कक्ष का, बैठक कक्ष का, भोजन के कक्ष का, रसोई घर का, बाथरूम का,
विभाजन करते हैं कि कौन सा कहाँ होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है कि विभाजन किया जाता है कि कौन सा पार्ट कहाँ होना चाहिए, और इसी के आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। चलिए लिखते हैं अपने, जिस प्रकार भवन के अंदर शयन कक्ष, बैठक कक्ष, रसोई घर, स्नान घर, इनका विभाजन किया जाता है और आदि का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार बाहरी निवास या निजी उद्यान का विभाजन, स्नानघर आदि का विभाजन किया जाता है। इसी प्रकार बाहरी आवास या निजी उद्यान का विभाजन निम्नलिखित 3 भागों में होता है। ठीक है, तो 3 भाग वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला देखते हैं अपने जनहित भाग, पब्लिक एरिया। जनहित भाग यानी कि यह जो होगा, ये पब्लिक एरिया जो होगा वो अपने मित्र, सगे संबंधियों, इन सभी का स्वागत करने के लिए इनको यहाँ रोका जाता है, और ये फ्रंट में होता है बिल्कुल, यानी कि गार्डन टाइप होगा जो फ्रंट में होगा बिल्कुल, जिसको अपने लोकल लैंग्वेज में बाखड़ बोलते हैं ना, चौकी बोलते हैं। तो उस टाइप से ये बनाया जाता है कि इसमें जो मुख्य अतिथि या इष्टगण आते हैं उनका वेलकम किया जाता है। चलिए लिखते हैं इसके अंतर्गत, इसका उपयोग विशेषकर इष्ट मित्रों, रिश्तेदारों या आदि का स्वागत करने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग अपने रिश्तेदारों का स्वागत करने में, मित्रों का स्वागत करने में करेंगे। यह भवन के ठीक सामने होता है। लॉन फॉर अलंकृत वृक्ष व झाड़ियाँ लगाई जाती है। यह भवन के सामने होता है। इसमें लॉन, अलंकृत वृक्ष व झाड़ियाँ, फव्वारे आदि लगाए जाते हैं। ये देखो मेन रूप से तो भवन के सामने होता है और इसमें रिश्तेदारों का वेलकम किया जाता है। और दूसरे प्रकार जब अपने बात करते हैं तो सेवा बाग या सर्विस एरिया। दूसरा सेवा बाग या सर्विस एरिया। तो देखिए सर्विस एरिया के अंतर्गत क्या होता है कि अपने सामान्यतः मकान के एक तरफ बनाया जाता है और यह सामान्यतः मकान के एक तरफ बनाया जाता है। ठीक है, ये एक मकान की एक साइड में बनाया जाएगा और इसमें छायादार वृक्ष लगाना उचित रहता है और कुछ स्थान खाली छोड़ दिया जाता है जिन पे कपड़े वगैरह सुखाए जा सकते हैं। इसमें सामान्य रूप से छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं। कुछ स्थान खाली छोड़ा जाता है
जिसका उपयोग धूप लेने व कपड़े सुखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग धूप में, सर्दियों में धूप प्राप्त करने और कपड़े सुखाने में लिए किया जाएगा। और जो इसमें कुछ पौधे लगाए जाते हैं, झाड़ियाँ लगाई जाती हैं, कुछ झाड़ियाँ जैसे बोगनविलिया, रात रानी आदि लगाकर इसे जनहित बाग से अलग बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो परिवार के सदस्य इसमें बैठे होते हैं और कुछ भी अपने बातें व पर्सनल मीटिंग कर रहे होते हैं, तो घर परिवार के दुख सुख बांट रहे होते हैं, तो ये जो जनहित बाग है, ये वाले लोग, रिश्तेदार, फ्रेंड्स आए हुए अपने को ना देख पाएँ, इसलिए इनको बोगनवेलिया व इसको रात रानी आदि, चांदनी आदि झाड़ियाँ लगाकर इसको अलग करते हैं। और पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने पर बैडमिंटन कोर्ट व किचन गार्डनिंग आदि कर सकते हैं। इसमें पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने पर बैडमिंटन कोर्ट व किचन गार्डनिंग आदि कर सकते हैं। ठीक है, ये था इसका काम। इसके बाद में तीसरा पढ़ते हैं जो अपने, वो है व्यक्तिगत भाग, प्राइवेट भाग। व्यक्तिगत भाग, तीन भाग अपने पढ़े थे। व्यक्तिगत भाग में जिस प्रकार से मकान में शयन कक्ष का उपयोग होता है, उसी प्रकार से निजी उद्यान में व्यक्तिगत भाग का उपयोग होता है। जिस प्रकार से मकान में शयन कक्ष भाग का उपयोग होता है, उसी प्रकार से उद्यान में व्यक्तिगत भाग का उपयोग होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत अपने क्या लगाते हैं, इसमें परिवार के लिए खेल मैदान, मंदिर, टेनिस व बैडमिंटन खेल मैदान, मंदिर, बैडमिंटन और टेनिस का खेल मैदान बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, और विभिन्न प्रकार के मौसमी फूल आदि लगे होते हैं। ठीक है, और जो इसके अंतर्गत प्राइवेट उद्यान होता है, इसके अंतर्गत अपने एक चीज़ छोड़ दें कि जो सुगंध वाले पौधे होते हैं उनको अपने जो शयन कक्ष की अलमारियों के अंदर टंगा सकते हैं। सुगंधित पौधों को शयन कक्ष की अलमारियों में लगाया जा सकता है। जैसे कौन सा, रात रानी। ठीक है, ये था अपना प्राइवेट उद्यान। कल अपने पब्लिक गार्डन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर।